जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पे टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी और पंचवर्षीय योजना में हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी। पहली जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसमें क्या-क्या हमने डिस्कशन किया था। जो हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, इसमें दोस्तों हमने डिटेल के साथ इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। इसमें जो घटनाएं थी वो आपको रिवीजन करा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे इसमें रिवीजन कराने में। अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में, जैसे हम फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं, हिंदी में इसको हम पहली पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1951 से लेकर 1956 में। 1951 में आपकी स्टार्ट हुई थी और 1956 में आपकी एंड हो गई थी। अगर हम दोस्तों इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो उद्देश्य था वो आपका कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। पहला उद्देश्य ये था, क्योंकि हमारा देश उस टाइम पर दोस्तों आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं। और हालांकि दोस्तों बात करते हैं, यहाँ कृषि से भी संबंधित कुछ विकास नहीं हुआ था, ना सिंचाई से संबंधित कुछ विकास हुआ था। और कहीं ना कहीं लोग यानी किसानों के पास अनाज खाने के लिए अन्न नहीं था। इसके लिए दोस्तों सरकार ने ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई कृषि से संबंधित और सिंचाई से संबंधित। तो इसलिए दोस्तों आपकी इसका जो मेन उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का, वो आपका कृषि का विकास करना था और सिंचाई का विकास करना था। और यह जो जिस पर आधारित थी दोस्तों, यह आपकी एक मॉडल है जिसका नाम है आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हैरोल्ड डॉमर डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के अंदर आपके बांध बनवाए गए थे। बांध में आपका एक भाखड़ नागल बांध हो गया और एक हीराकुंड बांध हो गया, दामोदर घाटी बांध हो गया था। इस टाइम पर दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को न- आधुनिक भारत का मंदिर मंदिर कहा था, क्योंकि दोस्तों ये बांध कहीं ना कहीं कृषि के लिए बहुत ही फायदेमंद हुए थे, लाभदायक हुए थे और बाढ़ को भी नियंत्रित कर रहे थे, जिसकी वजह से नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और साथ ही साथ में दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी का निर्माण हुआ था। और आईआईटी दोस्तों इसलिए आईआईटीओं का निर्माण किया गया था क्योंकि भारत में और टेक्नोलॉजी को विकसित करना था, भारत को और टेक्निकल टेक्निकल बनाना था और टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में भी भारत थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा था। इसलिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी खोले गए थे। और दोस्तों 1952 में यूएसए के सहयोग से 1952 में दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में यूएसए के सहयोग से भारत ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। और जिसमें कह सकते दोस्तों सामुदायिक विकास क्या होता है कि लोगों का विकास किस तरीके से करना है और उनको किस तरीके से उनका डेवलप करना है, कैसे विकास करना है, चाहे आपका दोस्तों सामाजिक स्तर से, चाहे शिक्षा के, चाहे दोस्तों स्वास्थ्य स्तर से। यानी कि कहने का मतलब सामुदायिक विकास करना था लोगों का। और साथ ही साथ में दोस्तों एक और प्रमुख बात कही गई थी, जो कि यह एक पॉइंट और है दोस्तों, जिसमें परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। और 1955 में दोस्तों हालांकि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग किस तरीके से की जाए। और 1955 में आपकी इंटीग्रल को कोच फैक्ट्री को खोला गया था, जो कि आपकी चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। और इस पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका जो विकास दर था, इसका जो दोस्तों ग्रोथ रेट था, हालांकि जितना सोचा नहीं था और उससे ज़्यादा अच्छी ये पंचवर्षीय योजना सफल हुई। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.5% का लक्ष्य रखा गया था कि हमको सरकार का दोस्तों यह लक्ष्य था, ये टारगेट था कि इतना विकास हमको करना है। और हालांकि दोस्तों यह विकास जो हुआ था 3.6% भारत ने यह विकास कर लिया था, इसीलिए यह आपकी पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी। तो इस तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से स्टार्ट होकर 1961 तक यह पंचवर्षीय योजना आपकी रही थी। और यह आपकी महालनोबिस पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इसका टारगेट था 4 पॉइंट। सरकार ने टारगेट बनाया था हमको इतना विकास परसेंटेज करना है, यानी कि जो ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी। और जो इसमें प्राप्त यानी कि जो दोस्तों टारगेट था वो 4.5% था और जो प्राप्ति हुई थी, अचीव जो किया था सरकार ने, वो 0.2% अचीव किया था। हालांकि ये आपकी लगभग ये सफल हो चुकी थी।
यह पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि लोगों ने कृषि करना सीख लिया, कृषि के क्षेत्र में विकास कर लिया, और पहली पंचवर्षीय योजना में और सिंचाई से भी संबंधित लोगों ने अच्छे तरीका से विकास किया, और यहाँ पर लोगों के पेट यानी कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो गई थी। अब काम करने के लिए थोड़ा लोगों को जागरूक करना था, लोगों को कामों की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, तो काम के लिए दोस्तों उद्योग होने चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके उद्योग स्टार्ट किए गए थे, और उद्योग जो स्टार्ट होते हैं वो दोस्तों स्टील से होते हैं, इसलिए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन आयरन स्टील प्लांट खोले खोले गए थे। एक आपका भिलाई था जो कि छत्तीसगढ़ में था, और भिलाई जो खोला गया था छत्तीसगढ़ में, इसका यह आपका यूएसएसआर के सहयोग से खोला गया था। यूएसएसआर आपका रूस है, और रूस के सहयोग से पहला भिलाई छत्तीसगढ़ में जो आयरन स्टील प्लांट है वो यूएसएसआर की सहायता से खोला गया था। दूसरा आपका दुर्गापुर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और दूसरा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है दोस्तों। यह यूके यानी कि आपका ब्रिटेन की सहयोग से इस स्थापना इसकी हुई थी। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो आयरन स्टील प्लांट है वो आपका राउरकेला था। और राउरकेला के अगर हम बारे में बात करते हैं तो राउरकेला के बारे में बात करें तो राउरकेला को खोलने में जो सहयोग दिया था वो आपका राउरकेला को जर्मनी ने दोस्तों सहयोग दिया था। तो तीसरा आयरन स्टील प्लांट इस तरीके से खोला गया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर भारत की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ना तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो इसलिए इन देशों से सहयोग लेना पड़ा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग से संबंधित दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1956 में। 1956 में आपकी दूसरी औद्योगिक नीति आई थी, और जिसमें तीन लिस्ट दोस्तों उद्योगों की शामिल थी। और पहली औद्योगिक नीति आपकी 1948 में आई थी जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दी थी, और श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी की देन पहली फर्स्ट औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। और फिर उसके बाद दोस्तों तीन औद्योगिक नीतियाँ आई हैं। पहली 1948 में आई थी, और दूसरी आपकी 1956 में, तीसरी आपकी 1991 में। तीसरी 1900 यानी जिसे हम नई औद्योगिक नीति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों इसमें 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना अब हमारी स्टार्ट होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिटेल के साथ आपको डिस्कशन किया था, किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस मॉडल पर आधारित थी। अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो ये हमारी 1961 से 1966 तक चली थी। और लेकिन दोस्तों यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारे जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो उद्देश्य था वो स्वतंत्र अपनी अर्थव्यवस्था बनाना था, भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना था। साथ ही साथ में कृषि के विकास के लिए इनको गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि करनी थी, गेहूं के विकास में भी वृद्धि करनी थी। यानी कि दोस्तों स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना, किसी की देश पर हमें निर्भर नहीं रहना, एक ये उद्देश्य था। और गेहूं के उत्पादन में भी और अच्छी तरीके से वृद्धि करनी थी, ये भी एक इसका लक्ष्य था। और हालांकि दोस्तों ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। असफल दोस्तों भारत में इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, और टारगेट जो था वो आपका दोस्तों 5.6% टारगेट था ग्रोथ रेट का यानी कि विकास दर का जो टारगेट सरकार ने रखा था 5.6% रखा था, लेकिन सरकार को जो प्राप्ति हुई वो 2.8% ही अपने टारगेट को अचीव कर पाए थे। इसलिए ये असफल रही थी। असफल होने के भी दोस्तों कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कि आपकी 1962 में चाइना वार हो गया था, और और दूसरा 1965 में पाकिस्तान से वॉर हो गया था, और 1965 से ही 1966 में दोस्तों अकाल पड़ गया था भारत में बुरी तरीके से। ये तीन चार ये कारण हो गए थे दोस्तों। ये तीन कारण ये थे बहुत, जिसकी वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। और और दोस्तों इसमें आपकी और बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो तीन चीज़ें और स्टार्ट की गई थी। जैसे 1964 में आपका आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1964 में।
और 14 जनवरी 1965 में दोस्तों एफसीआई गोदाम खोले गए थे, क्योंकि एफसीआई गोदाम खोलने का पर्पस इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत में 1965 में अकाल पड़ गया था। तो उस टाइम पर हमारे भारत में खाने के लिए इतना अनाज था नहीं, जिसकी वजह से लोग भूख की वजह से मारे गए थे। लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी भूख की वजह से, और इस टाइम पर भारत सरकार ने कुछ कर नहीं पाया था। और भारत सरकार ने अमेरिका से, यूएसए से अनाज के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अमेरिका ने भारत सरकार को सपोर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा सपोर्ट अच्छा किया नहीं। हालांकि जो गेहूँ अनाज दिए थे यूएसए ने भारत को, वो सड़े अनाज थे, सड़े गेहूँ हुआ करते थे, जो कि दोस्तों शुगर खाते थे। और ये दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी भारत की। इसकी वजह से भारत सरकार ने एफसीआई गोदामों की स्थापना की गई थी, कि जिससे कि हमें इन फ्यूचर में आकर कोई भी ऐसी समस्या ना हो, जिससे कि हमें अनाज दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े, दूसरे देशों से मांगना पड़े। एक्चुअली में एफसीआई जो गोदाम होते हैं दोस्तों, एफसीआई जो आपके कह सकते हैं, इनको भारतीय खाद्य निगम जो है, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इसमें दोस्तों आपके इसका जो कार्य होता है बफर स्टॉक जमा करना होता है। बफर स्टॉक जमा करने का मतलब होता है कि सरकार यहाँ पर जो किसानों से अनाजों को एक एमएसपी रेट पर खरीद कर और उनको इसमें एफसीआई में जमा कर देती है। तो एफसीआई का दोस्तों अनाजों का भंडारण यहाँ पर दोस्तों होता है, अनाजों को यहाँ पर जमा किया जाता है। एफसीआई का इतना ही काम होता है, जिससे कि फ्यूचर में अनाज की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से उठा लिया जाए। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1965 में ही कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में नाम चेंज करके 1985 में सीएसीपी कमीशन रख दिया गया, जिसका मतलब होता है, सीएसीपी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों क्या करता है कि यह आपका जो भी एमएसपी होता है, एमएसपी पर दोस्तों सिफारिश करता है, एमएसपी के अनुशंसा यानी कि सिफारिश करता है आपका सीएसीपी। और एमएसपी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक मिनिमम सरकार होती है किसानों से फसलों को एक मिनिमम रेट पर खरीदती है, यानी कि यहाँ मिनिमम रेट सरकार बता देती है। एमएसपी आपका मिनिमम रेट कहलाता है, कि इस रेट पर सरकार आपके अनाज को खरीद लेगी। और दोस्तों सीएसीपी एमएसपी की एक अनुशंसा रिकमेंडेशन करती है, कि एमएसपी सरकार को बताती है कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों सीएसीपी को बनाया गया। और एमएसपी के अंदर दोस्तों 22 फसलों के लिए एमएसपी बनाया गया, 22 फसलों के लिए एमएसपी। और गन्ना के लिए एफआरपी, जिसको हम फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। और दोस्तों एमएसपी की जो घोषणा होती है, एमएसपी की आपकी सिफारिश जो करता है वो सीएसीपी करता है, और इसकी जो घोषणा करता है वो आपकी एक कैबिनेट दर्जे के मंत्री होते हैं, जिसमें आपकी एक संस्था होती है सीसीईए, जिसे हम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कहते हैं। इस कमेटी में दोस्तों सभी केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं, और वो इसकी एमएसपी की घोषणा करते हैं कि इस तरीके से इतनी एमएसपी होनी चाहिए, किसानों की फसलों की कीमत इस रेट पर होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों इस सीईए का आपका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और इस तरीके से इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। तो तीसरा मैंने बता दिया था आपको, तीसरा जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग था 1961 से लेकर 66 तक चला था। फेल होने के रीजन ये थे, 1962 में चाइना वार हो गया था, 1965 में पाकिस्तान वार हो गया, और 1965 से 66 में भारत में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से 1 लाख लोग मारे गए थे दोस्तों। इसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1966 से 67 में पूरे देश में भारत क्रांति को लागू कर दिया था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये आपकी 1966 में भारत में हरित क्रांति की यहाँ पर शुरुआत की जाती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जैसे थर्ड 5 ईयर प्लानिंग कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका मेन टारगेट यही था कि जो खाद्यान्न होते हैं, जो फूड होते हैं, वो फूड यानी कि अनाज होते हैं, उनमें किस तरीके से वृद्धि की जाए। और इसमें जो दोस्तों खाद्यान्न फूडों में आपका हरित क्रांति में गेहूं और चावलों को ध्यान में रखा गया था, इनकी ग्रोथ पर, इनके विकास में ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों ध्यान देखा गया था। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हरित क्रांति लागू हुई थी, उस क्रांति में दोस्तों गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ था, लेकिन दालों का दोस्तों उत्पादन वहीं कम हो गया था। और इसके लिए दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हो। ये हरित क्रांति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, एक व्यक्ति इसके लिए जाने जाते हैं जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग।
नॉर्मन बोरलॉग के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। नॉर्मन बोरलॉग को क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों नॉर्मन जो बोरलॉग थे, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि दुनिया में जो हरित क्रांति के जो पिता कहलाए जाते हैं, दुनिया भर में दुनिया भर में आपके विश्व में कह सकते हो, दुनिया में जो हरित क्रांति के पिता पिता हैं वो आपके नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। और हरित क्रांति की जो इन्होंने मैक्सिको से शुरुआत की थी। हरित क्रांति को मैक्सिको से इन्होंने शुरू शुरू किया था, यानी कि मैक्सिको से ही शुरू हुई थी। और यहाँ यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग ने इन्होंने ही दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड के बीजों की खोज की थी। हाइब्रिड ऐसे बीज थे गेहूं के, जो कि दोस्तों इनकी खोज हाइब्रिड बीज की यहाँ पर खोज की थी, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और ये बीज इस तरीके से थे तो दोस्तों इनका जो पेड़ होता था गेहूं का, बहुत छोटा होता था, पौधा बहुत छोटा होता था, लेकिन अनाज आपका ये अनाज बहुत ज़्यादा देता था, यानी कि उत्पादन गेहूं का बहुत ज़्यादा होता था। ये आपके हाइब्रिड हाइब्रिड बीज थे। इन बीजों की, जिनको दोस्तों HYV कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज की इन्होंने खोज की थी। और ये आपके छोटे पौधे हुआ करते थे, लेकिन ये उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की ऐसी एक प्रजाति खोजी जिसको हम हाइब्रिड हाइब्रिड बीज कहते हैं, और इसी को इन्होंने खोजा था। और जो कि इनका गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा देते थे। गेहूं का जो उत्पादन था दोस्तों बहुत ज़्यादा देते थे। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं हरित क्रांति से भारत में जो खाद्यान्नों की जो प्राप्ति हुई, उनमें से ये आपके गेहूं और चावल हो गए। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में अनाज में जो सबसे ज़्यादा आपके गेहूं और चावल, और इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। इन चीज़ों में भारत में गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के चावल में, इनमें सबसे ज़्यादा भारत को फायदा हुआ था। और हालांकि दोस्तों दालों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, दालों में नुकसान ज़्यादा देखने को मिला था। और दोस्तों बाद में अगर हम बात करते हैं भारत में, सबसे पहले जब ये हरित क्रांति स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले दोस्तों एक ट्रायल के रूप में इन बीजों को प्रयोग किया गया था। कि दोस्तों जो इनको प्रयोग करने के लिए MS स्वामीनाथन जी जो थे, भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने प्रयोग के आधार पर हरित क्रांति को सिर्फ मात्र एक छोटी सी क्षेत्र में, पंजाब में 1960 में इसका प्रयोग किया था इन बीजों का। जैसे दोस्तों कहीं पर भी अगर हम कुछ चीज़, ये हाइब्रिड बीज लेकर आए थे, तो इन्होंने सोचा आपके MS स्वामीनाथन ने कि पहले इसको छोटे से क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, अगर ये सक्सेस होता है तो फिर इसको फिर पूरे भारत में लागू कर देंगे। तो पहले प्रयोग के आधार पर 1960 में पंजाब में लागू किया गया था। लेकिन जब पंजाब में प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर लाभ में दोस्तों, यहाँ पर लाभ बहुत देखने को मिला था। गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। फिर उसके बाद दोस्तों ये पूरे हरित क्रांति, इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। फिर ये 1966 से 67 में पूरे देश में हरित क्रांति लागू हो गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो ये दोस्तों पंजाब को यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा लाभ हो जाता है, इसके बाद ही जब पंजाब में ये लाभ होता है सबसे ज़्यादा, तो फिर लगता है कि पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाए। तो लागू इस तरीके से 1966 से 67 में हो जाता है। और हालांकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन पॉइंटों की, जो विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में जो आपके हरित क्रांति के जिनको जनक कहा जाता है वो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। उनके बारे में मैंने बता दिया था। ये मैक्सिको में अपने गेहूं के बीजों पर प्रयोग कर रहे थे, और फिर इन्होंने दोस्तों हाइब्रिड बीज खोजे थे जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज कहते हैं। छोटे होते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं। फिर ये उत्पादन में दोस्तों अनाज बहुत ज़्यादा उत्पादित करते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जी रहने वाले वो USA के थे, और इन्होंने प्रयोग अपने मैक्सिको में किए थे। इसलिए हम इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। 1970 में दोस्तों इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और 1970 में दोस्तों इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और हमारे दोस्तों अगर हम बात करें हरित क्रांति की, भारत में कौन जनक है इसके, भारत में कौन हरित क्रांति के लाने की देन है दोस्तों, तो वो आपके MS स्वामीनाथन जी हैं। और भारत में जनक आपके MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इनको अभी फिलहाल में वर्तमान में आपको भारत रत्न भी दे दिया जा चुका है। और दोस्तों ये हमारी होगी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपकी हरित क्रांति को शुरू किया गया था। और इस तरीके से दोस्तों हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर, और 1961 से लेकर 1966 तक चली थी।
1961 से 1966 तक ये हमारी पंचवर्षीय योजना चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान है। अब दोस्तों जब भारत की ये पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई थी, अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत की ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जब फेल हो गई थी आपकी, तो यहाँ पर भारत सरकार का ना दिमाग थोड़ा चकरा गया था। भारत सरकार सोचने लगी थी कि अब ये अब ये पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम अब हम खत्म करेंगे, क्योंकि सरकार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा था और अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाई थी। जितना सोचा था उससे आधा भी नहीं प्राप्त किया था अपना लक्ष्य को। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि अब ये योजना नहीं बनाते हैं, अब योजना नहीं बनाते हैं और अब कुछ और नया करते हैं। तो इसलिए सरकार ने फिर एक 1966 से फिर सरकार ने सोचा कि अब हम ऐसी योजना बनाएंगे जो कि 1 साल के लिए काम करे। यानी कि 1 साल के लिए ऐसी योजना आप बनाते हैं कि वो सिर्फ 1 साल के लिए ही काम करे। फिर इस तरीके से दोस्तों भारत सरकार भारत सरकार ने 3 साल के लिए एक योजना 3 साल के लिए दोस्तों 3 साल के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई थी आपकी। 3 साल के लिए एक 1966 से लेकर आपकी 1966 में 66 से 67 और 67 से 68 हो गया और 68 से हमारा 69। तो इन 3 वर्ष तक दोस्तों 3 वर्ष तक भारत सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। और जब इन भारत सरकार ने इन 3 साल तक कोई योजना नहीं बनाई तो इसको ही दोस्तों कहा जाता है प्लान हॉलीडे। इसको ही कहा जाता है प्लान हॉलीडे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत में युद्ध भी हुआ आपका। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अकाल भी पड़ा। तो सरकार की सोच है वो दोस्तों थोड़ी थोड़ी सालों के मतलब कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। यानी कि सरकार के कुछ विचार जो पहले थे कि हम इस तरीके से विकास कर सकते हैं, तो उस विकास करने के लिए थोड़े सरकार के विचार बदल जाते हैं। इसलिए सरकार सरकार ने 3 साल तक के लिए कोई योजना के लिए कोई दिमाग नहीं चलाया, नई योजना बनाई। तो इसलिए दोस्तों इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। जब 3 साल तक के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है तो सोचती है कि अब ये योजनाओं को अवकाश पे भेज दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका नाम पड़ जाता है प्लान हॉलीडे, जिससे हम योजना अवकाश कहते हैं। तो योजना अवकाश जो आई थी आपकी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद स्टार्ट इसको किया गया था। और यह जो दोस्तों पहले हमारी 5 साल की जो योजनाएं बनाई जा रही थी, अब वो दोस्तों उस 5 साल की योजनाएं नहीं बनाई सरकार ने हमारी। जिससे इससे पहले आपकी पहली पंचवर्षीय योजना हो गई 5 साल के लिए, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी पंचवर्षीय योजना हो गई। तो सरकार ने 5 सालों के लिए कोई भी योजना 5 साल के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। अब सरकार ने दोस्तों अब एक एक साल के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया था। तो इसलिए दोस्तों ये आपकी प्लान हॉलीडे योजना जो अवकाश था, ये हमारा वार्षिक योजनाएं बनाई सरकार ने एनुअल प्लानिंग, जो कि आपकी 1966 से लेकर 1969 तक चली थी। पहली साल 1966 से 67 तक, फिर 67 से 68, 68 से 69। इस तरीके से 3 साल तक ये योजनाएं बनाई गई थी और इन्हीं योजनाओं को ही दोस्तों हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इनकी बारे में बात करते हैं थोड़ा, क्या इन सालों में क्या क्या घटना देखने को मिलती हैं। हालांकि अब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि जो अवकाश था, इसमें कुछ नया तो हुआ नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पर जो बने थे वो हमारे 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और यह 1947 से लेकर 1964 में दोस्तों यह प्रधानमंत्री रहे थे। और जब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया था, चाइना ने 1962 में युद्ध कर दिया था और आपका 65 में दोस्तों पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया था और फिर अकाल पड़ गया था। इसकी 1962 और इनकी दोस्तों इसकी टेंशन में जो चाइना ने जो वार किया था 1962 में, तो नेहरू जी दोस्तों कहते थे चीनी लोग जो हैं, चीनी लोग और हिंदू लोग चीनी और हिंदू लोग भाई भाई, इस तरीके का नारा दोस्तों ये नेहरू जी कहते थे। लेकिन इसके अपोजिट ये चीज़ निकली, यानी कि चीन ने यहाँ पर धोखा दे दिया था यहाँ। तो इसलिए दोस्तों और भी कुछ इंटरनल कारण रहे होंगे, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर 1964 में आपके नेहरू जी की डेथ हो जाती है। फिर दोस्तों 1964 में ही आपके एक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा।
हालांकि ये दोस्तों कुछ दिनों के लिए ही बनते हैं, एक कार्यवाहक टाइप के, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते कुछ दिनों के लिए। फिर इसके इसके कुछ दिनों बाद दोस्तों आपके 1964 में ही, आपके 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, जो कि आपके 64 से 65, 65 से 66, यानी कि ये आपके 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं 1966 की, 1966 से फिर हमारी ये दोस्तों 1977 तक आपकी इंदिरा गांधी जी बनी प्रधानमंत्री। और यह दोस्तों इनको इनको आयरन आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी को। इनको आयरन लेडी लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जब हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, तो उसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब हमारे देश में दोस्तों तीसरी पंच भारत भारत ने कई सारे युद्ध हारे, भारत ने अकाल का भी सामना करना पड़ा, अकाल का भी सामना करना पड़ा भारत सरकार को। तो इसलिए दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया गया। फिर यह आपकी 1969 से 1974 तक चली थी। और यह दोस्तों आपके डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल दोस्तों जो आधारित था, वो डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। और इसका दोस्तों उद्देश्य जो था वो स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता करना था, यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी विद सेल्फ रिलायंस, यानी कि दोस्तों एक जगह पर रहकर ही विकास करना और खुद पर डिपेंड होना, इसका यह उद्देश्य था। क्योंकि भारत सरकार ने दोस्तों दूसरों पर विश्वास किया, जिसकी वजह से युद्ध कर दिया चीन ने, यानी कि चीन पर विश्वास था इसकी चीन कभी युद्ध नहीं करेगा, फिर भी चीन ने युद्ध किया। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार को अकाल भी देखने पड़े थे। और इसलिए अब स्थिरता के साथ विकास करेंगे। अब सरकार ने सोचा था कि अब ये चीज़ देख ली, अब स्थिरता के साथ विकास करेंगे और दूसरों पर डिपेंड नहीं होंगे, खुद अब आत्मनिर्भर बनेंगे। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुए थे उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्या क्या काम देखने को मिले थे हमें। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1969 में आपके, मैंने ये बैंकिंग सेक्टर में आपको बताया था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण क्या होता है दोस्तों, आपका जो 14 बैंक जो प्राइवेटें थी, और यानी कि आप कह सकते हो 1969 में जो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री जी थी वो इंदिरा गांधी जी थी। जिन बैंकों का जो 50 जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ पर कह सकते हो जिन बैंकों की पूंजी 1,000 यानी कि 50 करोड़ से अधिक होगी, अब वो बैंक अब गवर्नमेंट के अधीन, यानी कि गवर्नमेंट के अब अकॉर्डिंग चलेंगी, यानी कि अब गवर्नमेंट उन पर अधिकार दिखाएगी, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन पर नियम कानून बनाए जाएंगे। ऐसी बैंकें ही आपकी राष्ट्रीयकरण बैंकें कहलाती हैं, यानी कि अब ये सरकार के अधीन चली जाएंगी, सरकार के अंडर में रहकर अब काम करेंगे। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सरकारी बनाई गई थी। और साथ ही साथ में 1970 में दोस्तों आपका ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध के इसका जो यह ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था कि इसमें दूध का उत्पादन को बढ़ाना है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और इसको हम ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसके जनक जो हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के ही जन्मदिन पर दोस्तों, इनके जन्मदिन पर ही हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस को मनाया जाता है। और दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही
आपका इसरो की स्थापना ही की गई थी, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार को लगा कि अब स्पेस से भी रिलेटेड जो भी हमारे अपने डिफेंस से संबंधित जो भी मिसाइल्स या कुछ भी इक्विपमेंट हैं, उनमें भी थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा हो सके। इसलिए दोस्तों इसरो की स्थापना की गई थी। इसलिए ये आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्पेस के बारे में भी थोड़ा आपका स्पेस के बारे में थोड़ा और चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से स्टडी कर सके स्पेस के बारे में, और इसलिए भारत को कुछ स्पेस के बारे में भी जानकारी हो। इसलिए आपकी 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट कहो या इसको कहते हैं MRTP एक्ट, आयोग की स्थापना की गई थी 1969 में। अब ये दोस्तों MRTP एक्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है दोस्तों, इसका मोनोपोली यानी एक का अधिकार का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे आप कह सकते हो कि किसी भी बाजार में मान के चलो किसी कोई ये एक मार्केट है, किसी भी बाजार में जब कोई एक कंपनी हो या कोई एक फर्म हो, वही वही कंपनी चीज़ों को बेचने वाली होती है। एक ही कंपनी हो वही चीज़ों को अगर बेच रही होती है, तो यह जो चीज़ों को बेचेगी वो अपनी मनमानी कीमतों पर बेचेगी। यानी कि इसको पता है कि हम इस मार्केट में अकेले हैं, तो यह अपनी चीज़ों को अपनी मनमानी कीमतों पर बेचेगी। 100 की चीज़ों को 1000 में भी बेच देगी, 1000 की चीज़ों को 1000 2000 में भी बेच देगी। और लेकिन दोस्तों जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग इसको खरीदेंगे भी। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इन कंपनियों का एकाधिकार है। तो एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था कि अब यहाँ पर इसको दोस्तों एकाधिकार किसी का भी नहीं होगा। एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए आपका MRTP एक्ट आया था। अब दोस्तों MRTP एक्ट जब आया था, MRTP एक्ट जब आया तो फिर इसको भी समाप्त कर दिया गया था 2002 में। यानी एकाधिकार से जो दोस्तों इसने कहा था MRTP एक्ट की स्थान इसको समाप्त किया गया 2002 में, और इसके स्थान पर आया था आपका MRTP एक्ट के स्थान पर आया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, जिसे कंपटीशन आपका एक्ट 2002 कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये था कि अब एकाधिकार से कोई लेना देना नहीं है। जो भी एकाधिकार था इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अब लोगों के बीच में या कंपनियों के बीच में अब प्रतिस्पर्धा होगी, अब कंपनियां हो गई, फर्म हो गई, अब इनके बीच में अब प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बात की गई थी। प्रतिस्पर्धा होगी तो लोग यहाँ पर कोई भी ना रेट बढ़ा पाएगा ना कुछ बढ़ा पाएगा। तो यहाँ पर जब प्रतिस्पर्धा होगी तो सब अपना बेड बेड वो अपना गुड क्वालिटी का अपना कुछ भी प्रोडक्ट देंगे और कम कीमतों पर। अगर मान के चलो किसी भी बाजार में अगर 5 कंपनी है, तो 5 कंपनियों में दोस्तों अब प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई एक कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर ये दोस्तों अगर 10 रुपये की चीज 100 रुपये की चीज़ को बेच रहा है, तो ये यहाँ पर कम को भी कर सकता है, ज़्यादा को भी कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन ये हो जाता है, ये सोचता है कि हम अपनी बड़ी कंपनी को बनाएंगे तो थोड़ा रेटों को कम पर बेच देगा, और ये भी यही सोचते हैं। तो इस तरीके से इन कंपनियों में कंपटीशन को पैदा करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसको प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो गई। अब आती है हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जिसे हम 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं, जो कि आपकी 1974 से स्टार्ट होकर 1979 तक चलती है। आपकी ये 1974 से स्टार्ट होकर 1979 तक ये आपकी योजना 5 ईयर प्लानिंग चलती है। हालांकि दोस्तों नाम इसका 5 ईयर प्लानिंग था, लेकिन यह केवल आपकी 4 वर्ष तक चली थी। 4 वर्ष तक चली थी। आपकी
1974 से 1978 तक चली थी। क्योंकि दोस्तों 1977 में क्या हुआ था, जब 1977 में आपके 1977 के लास्ट में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, 1977 के लास्ट में जब इलेक्शन आपके कंडक्ट हुए थे, तो यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी ने यहाँ पर क्या किया था, इंदिरा गांधी ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इमरजेंसी को लागू कर दे लगा दिया था। यहाँ पर कुछ 21 महीने तक दोस्तों इमरजेंसी को लगा के रखा था आंतरिक कुछ गड़बड़ियों के लिए, और कुछ आंतरिक घोटाले या गड़बड़ी कुछ हुई होंगी, इसलिए इंदिरा गांधी ने यहाँ पर 21 महीने तक आपका इमरजेंसी को लागू कर दिया था। तो 1977 में दोस्तों आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, और फिर 1978 में दोस्तों आपके प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था मोरारजी देसाई। यानी कि 1978 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आती है, यानी कि, और यह एक आपकी गैर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार आई थी देश में। यानी कि जो दोस्तों आप कह सकते हो ये गैर कांग्रेसी सरकार थी जनता पार्टी। इससे पहले हमारी जितनी भी थी वो सब सरकार कांग्रेसी सरकार थी, पर ये कांग्रेसी सरकार नहीं थी। इसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे, इसके प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई बनाए गए थे। इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जी कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जब दोस्तों प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा था, अपने स्पीच में इन्होंने बोला था कि अब दोस्तों हम 1978 में ही, अब 1978 में जब ये आपके सरकार में या मोरारजी देसाई पीएम बन गए, तो इन्होंने कह दिया था मोरारजी देसाई ने कि 1978 में ही अब हम अ, इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देंगे, और फिर इसकी जगह पर हम एक कुछ नई नई योजना लाएंगे। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना को खत्म करेंगे और इसकी जगह पर हम एक नई योजना लाएंगे। और इसलिए दोस्तों इन्होंने बाद में इसको हटाया भी था, इस पंचवर्षीय योजना को हटाया था दोस्तों मोरारजी देसाई ने। फिर इन्होंने अपनी दोस्तों अनवरत योजना लाए थे, हालांकि उसको बताएंगे अभी दोस्तों क्या क्या हुआ था। बाद में दोस्तों फिर से कांग्रेस सरकार बन जाती है, तो फिर से दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। तो जब ये दोस्तों आपके 1978 में इसको समाप्त कर देते हैं, तो इसका पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो फोकस था वो आपका गरीबी हटाना था, पॉवर्टी ऑल एलिविएशन था, गरीबी को हटाना था। और यह दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी, वो किस मॉडल पर आधारित थी, वो आपके डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था वो दोस्तों आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और इसका एक पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों एक नारा दिया गया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ का नारा, देश के अंदर गरीबी को हटाओ। और इसी में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था 1975 में। 1975 में आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, 1975 में प्रारंभ हुआ था। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होता है, 20 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो आपका इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी ने ये 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, और इसका मतलब जो था दोस्तों गरीबी उन्मूलन। यानी कि इन जो सूत्र, एक मतलब पेज पर 20 लाइनों का एक सूत्र आया था जिसका सबका मतलब था कि गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाना है। उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को हटाना। गरीबी 20 लाइन का एक सूत्री कार्यक्रम का एक दोस्तों ड्राफ्ट बना था, एक पेज आया, उस पर 20 सूत्र लिखे थे, 20 लाइनों का एक सूत्र था। उसका मतलब था कि गरीबी का उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना है। और 1975 में ही दोस्तों आरआरबी, जिसको हम रूरल रीजनल बैंक के नाम से जानते हैं, तो 2 अक्टूबर दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1975 में इंदिरा गांधी के समय में ही आरआरबी की स्थापना की गई थी, जो कि आपका आपका रीजनल बैंक कहलाती है, ग्रामीण बैंक जो होती हैं। और दोस्तों आपका 1974 में एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था, ये आपको याद रखना है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया गया था। और 25 जून 1975 में ही, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से स्टार्ट होकर, और 5 वर्ष जब इसमें जोड़ोगे तो
79 हो जाएगा। और लेकिन ये समाप्त दोस्तों यह योजना 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। जनता पार्टी आ गई थी दोस्तों। और दोस्तों इस टाइम पर 1974 के बाद 1975 में इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों आपातकाल लगा दिया था। यहाँ पर दोस्तों 25 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया था आपका इंदिरा गांधी जी ने। और जो कि कुछ दोस्तों आप उसने उनके आंतरिक गड़बड़ी कुछ हुई थी। आंतरिक गड़बड़ी की वजह से 25 जून 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। इस टाइम पर प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी जी थी। और यहाँ पर आपातकाल जब लगा था, और उस टाइम पर दोस्तों आपातकाल की अगर हम बात करते हैं, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री ये थी और राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और यह जो दोस्तों 25 जून 1975 में आपातकाल शुरू हुआ था और यह आपका जो खत्म हुआ था 21 मार्च 1977 में, यह आपका समाप्त हुआ था। और हालांकि ये 21 महीने तक चला था। यह आपातकाल 21 महीने तक चला था। लगभग इसमें 2 साल निकल ही गई थी। 3 महीने और चल जाता तो 2 साल पूरी हो जाती। तो यह 21 मार्च 1977 में दोस्तों यह चला था आपका आपातकाल। फिर 1977 में ही लास्ट में इलेक्शन हो जाते हैं। और 1978 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। उन्होंने अपनी इस योजना को समाप्त कर दिया, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। फिर अपनी योजना को लाए थे। तो दोस्तों 1977 में चुनाव होता है और जनता पार्टी आ जाती है फिर दोस्तों। और फिर ये आपके जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने दोस्तों कहा था कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर देंगे, ये आपकी फालतू की चीज़ें हैं, हम एक नई योजना लाएंगे। और यह नई योजना जो उन्होंने बताई थी, क्या कहा था कि हमारी जो नई योजना है वो आपकी अनवर्त योजना है। यानी कि दोस्तों जो अनवर्त योजना है, इन्होंने कहा था ये फाइव आफ्टर, आप कह सकते हो इनकी जो योजना थी वो अनवर्त योजना थी। और पाँच पांचवी जो पंचवर्षीय योजना के बाद जो दोस्तों योजना आई थी, उसी को हम अनवर्त योजना यानी कि रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग थी, पांचवी 5 ईयर प्लानिंग के बाद जो आई थी वो आपकी रोलिंग प्लानिंग थी, जिसको हम अनवरत योजना कहते हैं, जो मोरारजी देसाई ने लागू किया था। यानी कि जो मोरारजी देसाई इस योजना को लाए थे। लेकिन दोस्तों यह आपकी 2 साल ही तक चली थी। अनवर्त योजना 1978 से 1980 तक चली थी, 2 वर्ष। अनवर्त योजना की अगर हम बात करते हैं, यह योजना 2 वर्ष ही चली थी। और क्योंकि फिर दोस्तों बाद में आपकी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इसलिए आपकी 2 वर्ष ही तक चली थी। इसका दोस्तों मतलब होता है अनवर्त योजना का, इन्होंने समझाया था लोगों को। ये जो रोलिंग जो प्लान है, ये हम 1 साल की योजना चलाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम 1 साल की योजना चलाएंगे। और 1 साल की योजना चलाएंगे, फिर हम जब इसमें जो भी कमियां हों उनका रिवीजन है, उसको इसको योजना को हम चेक करेंगे। 1 साल के लिए कोई भी योजना चलाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे और कि ये ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, इस योजना में क्या गलती है क्या नहीं गलती है। उन सभी योजनाओं को फिर से हम अगली साल में फिर यूज करेंगे। यानी कि फिर से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर से जो भी कमियां रह गई हैं फिर उनको सुधार करेंगे और भी कुछ नई चीज़ें लाएंगे इसमें। तो इस तरीके से ये अनवर्त योजना, इनका मकसद था अनवर्त योजना का। फिर दोस्तों इससे इनको ये पता चल जाएगा कि हमने कितना काम कर लिया है, कितना काम, ऐसे योजना से इनको ये पता चल जाएगा हमने कितना काम कर लिया है। और मात्र ये दोस्तों इनकी 2 साल ही योजना चल पाई थी, 1978 से 79 तक। फिर 1979 से 1980 तक 2 साल तक यह योजना चल पाई थी। फिर आपकी 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाती है। फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनती हैं। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। ये सब जितना जितना भी होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर ये आपको पॉइंट जितने भी हैं समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने दोस्तों आपको बताया था जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी किस मॉडल पर आधारित थी, वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी।
और इसी तरीके से जो दोस्तों मोरारजी देसाई ने जो रोलिंग प्लान लाए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान जो आया था जिसे हम अनुवर्त योजना कहते हैं, यह भी दोस्तों एक मॉडल पर आधारित थी। उस मॉडल का नाम था गुन्नार मैडाल। गुन्नार मैडाल के योजना मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों इनकी किताब थी एशियन ड्रामा। इनकी किताब का क्या नाम था? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में दोस्तों ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे जितने भी बताएं। गुन्नार जो व्यक्ति थे दोस्तों, इनकी किताब थी आपकी द एशियन ड्रामा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी की सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो आपकी छोटी छोटी रह गई हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ी रही नहीं है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 में चली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से 1961 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही बाद से दोस्तों आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों योजना अवकाश आ जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका 66 से लेकर 67 और 1967 से लेकर 1968 तक और 1968 से लेकर 1969 तक। तो इन तीनों वर्ष तक हमारी आपका कह सकते हो प्लान हॉलीडे चला था, यानी कि योजना अवकाश। फिर दोस्तों 1969 के बाद फिर से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से लेकर 1974 तक। ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई हमारी 1974 से लेकर 1979 तक। लेकिन दोस्तों ये 4 वर्ष तक चली थी 1978 तक। फिर उसके बाद दोस्तों 2 वर्ष के लिए हमारा यानी कि 1978 से 1980 तक हमारा प्लानिंग आपका, ये आप कह सकते हो जिसको अनवरत योजना को हम दोस्तों इंग्लिश में रोलिंग प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी रोलिंग प्लानिंग कहलाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे पंचवर्षीय योजना क्या क्या इसमें था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।